इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का नाम नहीं है, ये कहानियों का एक संग्रह है। ये कहानियां हैं अद्भुत साहस की, गहरे विश्वास की और कभी कभी इतने बड़े बलिदानों की, जिनकी प्रतिध्वनि पीढ़ियों तक सुनाई देती है और जिन्हें सुने जाने की आवश्यकता होती है। ये भी एक ऐसी ही कहानी, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो लहरों के विरुद्ध तैरा, अपने समय के सबसे शक्तिशाली लोगों को चुनौती दी और एक ऐसे सिद्धांत के लिए सबसे बड़ा मूल्य चुकाया जिसे वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानता था। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी अभिरक्षा में हुई रहस्यपूर्ण मृत्यु भारत के इतिहास पर एक काला धब्बा बन गई, लेकिन जिसकी सोच ने दशकों बाद देश के भाग्य को एक नया आकार दिया। 23 जून 1953 की भोर होने से ठीक पहले कश्मीर के श्रीनगर में एक निर्जन बंगले में एक अकेले व्यक्ति ने अपनी अंतिम सांस ली। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक प्रखर मंत्री जिन्होंने एक सिद्धांत के प्रश्न पर भारत के पहले कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया। सरकारी पक्ष हृदय गति रुकने का था, लेकिन उनकी मां सहित लाखों लोगों के लिए यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। यह भारत की आत्मा के लिए लड़ी गई एक भयंकर लड़ाई का अंतिम दुखद अंत जैसा प्रतीत हुआ। तो वास्तव में क्या कारण था कि इस व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में एकाएक मृत्यु हो गई, और क्यों उनकी कहानी आज भी आधुनिक भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है? इसका उत्तर पाने के लिए हमें प्रारंभ में वापस जाना होगा, एक ऐसे नेता के बनने की कहानी पर जिसके भाग्य में ही हलचल मचाना लिखा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो वास्तव में बुद्धिजीवियों का राजघराना था। उनके पिता महान सर आशुतोष मुखर्जी थे, जो एक शीर्ष न्यायाधीश और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के शक्तिशाली कुलपति थे, जिन्होंने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग के लिए संघर्ष किया। उनकी मां जोगमाया देवी बहुत ही समझदार और दयालु महिला थी। ऐसे घर में पले बड़े होने के कारण बौद्धिक बहस को केवल प्रोत्साहित ही नहीं किया जाता था, यह उनके जीवन का अंग था। छोटी उम्र से ही श्यामा प्रसाद विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत तीव्रता से पूरी की, पहले मित्रा इंस्टीट्यूशन में और बाद में प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में। उन्होंने 1921 में अंग्रेजी ऑनर्स की डिग्री में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर 1923 में बंगाली में अपनी मास्टर डिग्री में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और 1927 तक वो लंदन लिंकन इन से बैरिस्टर बन चुके थे। उनकी अकादमिक प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन 1934 में उन्होंने कुछ वास्तव में अविश्वसनीय किया। केवल 33 साल की उम्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया, जिससे वो दुनिया के सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बन गए जिन्होंने इतना उच्च शक्ति वाला अकादमिक पद संभाला हो। 4 साल तक उन्होंने उसी संस्था को चलाया जिसे उनके पिता ने इतने जुनून से बनाया था। वो केवल एक प्रशासक नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल डिग्री पाने के बारे में नहीं है, अपितु चरित्र का निर्माण करने, राष्ट्रीय गौरव को पोषित करने और भारतीय संस्कृति को सीखने के ताने बाने में बुनने के बारे में है। उन्होंने छात्रों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू की, जो उस समय एक विवादास्पद निर्णय था, और उच्च शिक्षा को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किया। वो एक विद्वान, एक शिक्षाविद और अपनी भूमि की संस्कृति से गहराई से जुड़े व्यक्ति थे। लेकिन यूनिवर्सिटी की शांत दीवारें उनकी बेचैन आत्मा को लंबे समय तक रोक नहीं सकी। स्वतंत्रता पूर्व राजनीति की आंधी चल रही थी और वो उसके आह्वान को उत्तर देने वाले थे। मुखर्जी का राजनीति में प्रवेश 1929 में शुरू हुआ, जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए। लेकिन उनकी स्वतंत्र सोच शीघ्र ही पार्टी की राजनीति से टकरा गई और उन्होंने असहमति के कारण ठीक 1 वर्ष बाद त्यागपत्र दे दिया। वो उस प्रकार के व्यक्ति थे जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, उनके अंतरात्मा ही उनकी मार्गदर्शक थी। उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फिर से विधानमंडल में प्रवेश किया और शीघ्र ही विपक्ष के नेता बन गए। यह बंगाल के इतिहास में एक तनावपूर्ण समय था। राजनीतिक वातावरण संघर्ष से भरा हुआ था और मुखर्जी ने स्वयं को कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम लीग गठबंधन सरकार की विभाजनकारी नीतियों के विरुद्ध एक दीवार के रूप में खड़ा किया। उन्होंने उनकी नौकरी आरक्षण नीतियों का दृढ़ता से विरोध किया, जिन्हें वो भेदभावपूर्ण और हिंदू समुदायों को उपेक्षित करने के लिए बनाया गया मानते हैं। फिर 1939 में उनकी राजनीतिक यात्रा ने एक तीव्र मोड़ लिया। वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा में सम्मिलित हो गए, जो एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी समूह था, और अंततः 1943 से 1946 तक इसके अध्यक्ष बने। ये कदम बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा
और इस भावना से प्रेरित था कि कांग्रेस पार्टी हिंदू हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त कार्य नहीं कर रही है। महासभा से उनके जुड़ाव की अक्सर आलोचना की जाती है और कुछ लोग उन्हें सांप्रदायिक कहते हैं, परंतु मुखर्जी के लिए यह एक व्यवहारिक विकल्प था जो एक ऐसे प्रांत में अपने समुदाय की रक्षा करने की गहरी आवश्यकता से उत्पन्न हुआ था जहां उन्हें लगा कि उनका अस्तित्व ही संकट में है। 1941 में एक आश्चर्यजनक राजनीतिक फेरबदल में वो बंगाल में प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन मंत्रालय में वित्त मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने तेज प्रशासनिक कौशल और निष्पक्षता के लिए प्रशंसा अर्जित की, लेकिन पुनः उनके सिद्धांतों ने उन्हें रुकने नहीं दिया। एक वर्ष के भीतर उन्होंने मंत्रालय को दुर्बल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नर के प्रयासों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया। एक और उत्कृष्ट मुखर्जी निर्णय था सत्ता पर सिद्धांत को चुनना। 1940 का दशक भारत के लिए और खासकर बंगाल के लिए उथल पुथल भरा था। इस दौरान मुखर्जी की भूमिका जटिल थी। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, इसलिए नहीं कि वो अंग्रेजों का समर्थन करते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें चिंता थी कि एक विशाल अप्रस्तुत आंदोलन पूर्ण रूप से अराजकता का कारण बन सकता है, जिससे एक दुर्बल देश विश्व युद्ध के दौरान आक्रमण की चपेट में आ सकता है। जब 1943 में विनाशकारी बंगाल अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोग मारे गए, तो वो मूक दर्शक नहीं बने। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, बड़े पैमाने पर राहत कार्यों का आयोजन किया और जब प्रशासन चरमरा गया तो जीवन बचाने के लिए अथक प्रयास किए। वो राष्ट्रीय एकता के भी प्रबल रक्षक थे। उन्होंने उन मिथकों को भी खारिज कर दिया कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शत्रु थे और पकड़े गए भारतीय राष्ट्र सेना के सैनिकों की कानूनी रक्षा के लिए धन जुटाने में सक्रिय रूप से सहायता की। यहां तक कि उनके सम्मान में छात्र विरोध प्रदर्शन को भी प्रोत्साहित किया। उनके सभी कार्यों में उस व्यक्ति का एक स्पष्ट चित्र उभरता है, भारत के अपने दृष्टिकोण के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध, अलोकप्रिय निर्णय लेने से न डरने वाले और जो उचित है उसके लिए सदैव खड़े रहने के लिए प्रस्तुत, चाहे राजनीतिक मूल्य कुछ भी हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्रता पूर्व कहानी के सभी अध्यायों में सबसे महत्वपूर्ण और दुखद रूप से अनदेखा बंगाल के विभाजन में उनकी भूमिका है। इसे समझने के लिए आपको 1940 के दशक के मध्य के रक्त रंजित मंजर की कल्पना करनी होगी। पाकिस्तान की मांग अपने चरम पर थी और बंगाल में मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व हुसैन शहीद सुहरावर्दी कर रहे थे, पूरे प्रांत को नए देश में सम्मिलित करने पर बल दे रही थी। बंगाल के हिंदुओं के लिए यह एक भयानक विचार था। अगस्त 1946 की ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और उसके बाद हुआ भयानक नोआखली नरसंहार, जहां हिंदू समुदायों पर व्यवस्थित रूप से हमला किया गया था, एक ऐसे राज्य में सताए गए अल्पसंख्यक बन जाने का वास्तविक भय था जो उनके प्रति शत्रुतापूर्ण था। जबकि हिंदू महासभा पारंपरिक रूप से भारत के विभाजन के विरुद्ध थी, धरातलीय यथार्थ तीव्रता से बदल रहा था। जैसे ही भारत का विभाजन अवश्यंभावी दिखने लगा, जिसे कांग्रेस और ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन दोनों ने स्वीकार कर लिया था, मुखर्जी ने एक व्यवहारिक और कष्टप्रद विकल्प चुना। उन्होंने अनुभव किया कि अगर पूरा बंगाल पाकिस्तान को दे दिया गया तो लाखों हिंदू एक ऐसे राज्य की दया पर छोड़ दिए जाएंगे जो पहले ही अपना हिंसक पक्ष दिखा चुका था। इसलिए उन्होंने एक पक्ष लिया। उन्होंने निर्णय किया कि अगर देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करना ही है तो वही तर्क स्वयं बंगाल पर भी लागू होना चाहिए। उन्होंने बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया। लक्ष्य सरल और हताश था, पश्चिमी बंगाल के हिंदू बहुल जिलों को पृथक करना और एक नया प्रांत बनाना जो भारत के भीतर रहेगा। उन्होंने मई 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को एक शक्तिशाली पत्र लिखा जिसमें तर्क दिया गया कि बंगाल का विभाजन होना ही चाहिए, भले ही बाकी भारत का ना हो। उन्होंने जनता का समर्थन जुटाया, पूरे बंगाल में दर्जनों बैठकों की और हिंदू समाज के हर कोने से, कलकत्ता के बुद्धिजीवियों से लेकर ग्रामीण इलाकों के किसानों तक का समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस के साथ एक रणनीतिक अस्थायी गठबंधन भी बनाया जिसने समान आधार पर पंजाब और बंगाल के विभाजन का भी समर्थन किया। उन्होंने संयुक्त स्वतंत्र बंगाल के एक अंतिम क्षण के प्रपोजल का भी दृढ़ता से विरोध किया। यह एक विचार था जिसे शरद चंद्र बोस, नेताजी के भाई, और एच.एस. सुहरावर्दी ने प्रस्तुत किया था। मुखर्जी ने इसे एक छलावा, एक राजनीतिक युक्ति के रूप में देखा जो अंततः पूरे क्षेत्र को मुस्लिम लीग के प्रभुत्व में ले जाएगी और पाकिस्तान द्वारा निगल लिया जाएगा। उनका मानना था कि उनके पास दो विकल्प थे, एक विभाजन जो बंगाल के आधे हिंदुओं की रक्षा करेगा, या एक
जो उन सभी को नष्ट कर देगा। उनका अभियान समय के विरुद्ध एक उन्मत्त दौड़ थी। दिल्ली में सत्ता के गलियारों में और कलकत्ता की सड़कों पर एक उच्च दांव वाली राजनीतिक लड़ाई, और वो विजयी हुए। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का भी हुआ। हिंदू बहुल पश्चिमी भाग पश्चिम बंगाल राज्य बना, जो भारत का एक हिस्सा था। पूर्वी भाग पाकिस्तान में चला गया और अंततः बांग्लादेश बन गया। ये एक कष्टप्रद खूनी प्रक्रिया थी, लेकिन इतिहास के ठंडे कठोर गणित में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लाखों बंगाली हिंदुओं को उस चीज से बचाने का श्रेय दिया जाता है जिससे वो निश्चित विनाश से भयभीत थे। वो अनिवार्य रूप से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल का निर्माण किया। ये एक ऐसा कार्य था जो विभाजित करने की इच्छा से नहीं, बल्कि रक्षा करने की एक हताश आवश्यकता से उत्पन्न हुआ था। जब भारत ने अंततः 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुछ असाधारण किया। उनके गहरे सार्वजनिक वैचारिक मतभेदों के बावजूद नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत के पहले कैबिनेट में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। यह दर्शाता है कि मुखर्जी को उनके कौशल के लिए कितना सम्मान दिया जाता था, और ये एक संकेत था कि नए राष्ट्र को सभी के सहयोग की आवश्यकता थी। मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया। उन्होंने अपनी सामान्य ऊर्जा और दूरदृष्टि के साथ भूमिका निभाई। ऐसे समय में जब भारत अपने उद्योगों का निर्माण प्रारंभ ही कर रहा था, मुखर्जी ने भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी। वो आत्मनिर्भरता में बहुत विश्वास करते थे और इस बात से आश्वस्त थे कि भारत को वास्तव में स्वतंत्र होने के लिए अपनी खुद की औद्योगिक शक्ति का निर्माण करना होगा। 1948 में प्रस्तुत स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक पॉलिसी पर उनकी छाप थी। उन्होंने भारी उद्योगों पर जोर दिया, लेकिन ये भी जानते थे कि छोटे पैमाने के व्यवसाय कितने महत्वपूर्ण हैं। ये उनके नेतृत्व में था कि अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जैसे प्रमुख संगठनों का निर्माण किया जाए, जो सभी कुटीर उद्योगों और ग्रामीण कारीगरों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए थे। उनका दृष्टिकोण एक समृद्ध भारत का निर्माण करना था। लगभग 3 वर्षों तक उन्होंने सरकार के भीतर काम किया, एक नए राष्ट्र के निर्माण के विशाल कार्य में सहायता की, लेकिन कैबिनेट में उनका समय समाप्त होना तय था। किसी व्यक्तिगत संघर्ष पर नहीं, बल्कि एक ऐसे सिद्धांत पर जो उनके विश्वासों के मूल में था। निर्णायक मोड़ अप्रैल 1950 का नेहरू लियाकत एग्रीमेंट था। विभाजन के बाद अल्पसंख्यकों को, विशेष रूप से पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या थी। 1950 की शुरुआत में भयानक हिंसा की एक नई लहर ने भयभीत हिंदू शरणार्थी की बाढ़ पश्चिम बंगाल में भेज दी। प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री नेहरू और उनके पाकिस्तानी समकक्ष लियाकत अली खान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी देना था। कागज पर यह एक अच्छा विचार लग रहा था, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए यह एक पूर्ण विश्वासघात था। उन्होंने इसे तुष्टीकरण के रूप में देखा, जिसने वास्तविक समस्या का समाधान नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि जहां भारत अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए गंभीर था, वहीं पाकिस्तान पुनः अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहा था। उनका मानना था कि यह समझौता उस पत्र के मूल्य का भी नहीं था जिस पर यह लिखा गया था, क्योंकि इसमें पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा को लागू करने का कोई वास्तविक उपाय नहीं था। इसने उन्हें बस एक हिंसक, शत्रुतापूर्ण राज्य की दया पर छोड़ दिया। उन्हें अनुभव हुआ कि नेहरू पाकिस्तान के नेताओं के वचनों पर सरलता से विश्वास कर रहे हैं, जबकि धरातल पर क्रूर वास्तविकता की उपेक्षा कर रहे हैं। मुखर्जी के लिए एकमात्र वास्तविक समाधान एक दृढ़ था, जनसंख्या और संपत्ति का एक योजनाबद्ध सरकार स्तरीय आदान प्रदान, ताकि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित रूप से भारत आ सके। ये एक कट्टरपंथी विचार था, लेकिन ये उनके इस विश्वास से आया था कि समझौता केवल एक खोखला वचन था। कैबिनेट में उनके ओजस्वी तर्कों की उपेक्षा कर दी गई। अपनी अंतरात्मा से समझौता करने और सत्ता में बने रहने के बीच एक विकल्प का सामना करते हुए मुखर्जी ने अपनी अंतरात्मा को चुना। 8 अप्रैल 1950 को उन्होंने नेहरू कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया, जो एक सिद्धांत के मामले पर ऐसा करने वाले पहले मंत्री थे। उनका त्यागपत्र और पार्लियामेंट में दिया गया उनका भाषण उस नीति की एक शक्तिशाली आलोचना थी जिसे वो एक दुर्बल और संकटपूर्ण नीति के रूप में देखते थे। उन्होंने घोषणा की कि वो एक ऐसे समझौते का अंग नहीं हो सकते जिसके बारे में उनका मानना था कि वो उनके लाखों लोगों की सुरक्षा का बलिदान कर रहा है। इस अवज्ञा के कार्य ने
एक ऐसे नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित किया जो नमित नहीं होगा, एक ऐसा राजनेता जिसके लिए उसके लोगों का कल्याण पद के लाभों से कहीं पूर्व आता है। ये एक ऐसा क्षण था जिसने उन्हें एक नए और बहुत अधिक संघर्षपूर्ण मार्ग पर डाल दिया। नेहरू के कैबिनेट से नाटकीय रूप से बाहर निकलने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राजनीतिक चौराहे पर थे। उन्होंने केवल अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी, वो हिंदू महासभा से भी निराश हो गए थे, जिसे वो अनुभव करते थे कि वो एक वास्तविक राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए अपनी सोच में बहुत सक्रिय हो गई है। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पूर्ण रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व में था और मुखर्जी ने एक सशक्त विपक्षी दल की अत्यंत आवश्यकता देखी। एक ऐसा दल जो राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए खड़ा हो। वो अकेले नहीं थे जो इस तरह सोच रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस समर्पित स्वयंसेवकों के एक विशाल आधार वाला एक राष्ट्रवादी संगठन भी अपने सांस्कृतिक विचारों को राजनीतिक कार्रवाई में बदलने का एक मार्ग खोज रहा था। मुखर्जी और उस समय के आरएसएस के प्रमुख एमएस गोलवलकर के बीच एक वार्तालाप प्रारंभ हुआ। ये विचारों का मिलन था। मुखर्जी के पास राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और राजनीतिक समझ थी, आरएसएस के पास जमीनी स्तर का संगठन और अनुशासित कार्यकर्ताओं की एक सेना थी। इस साझेदारी से एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। वो इसके पहले अध्यक्ष थे। जनसंघ केवल एक और पार्टी नहीं थी, इसे भारत पर हावी नेहरूवादी मॉडल के एक स्पष्ट वैचारिक विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया था। इसका दर्शन एक प्रमुख विचारों पर टिका था। सर्वप्रथम था एक भारत। पार्टी ने एक मजबूत एकीकृत राष्ट्र के लिए संघर्ष किया और किसी भी ऐसी नीति का पूर्ण रूप से विरोध किया जिसे वो अलगाववाद को प्रोत्साहित करने वाली मानती है। इसने स्वाभाविक रूप से जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे के अपने भयंकर विरोध को जन्म दिया। दूसरा सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का था, जिसे पार्टी के विचारक दीनदयाल उपाध्याय ने बाद में एकात्म मानववाद कहा। इस दर्शन ने तर्क दिया कि भारत की नीतियां उसकी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए। ये एक ऐसे आधुनिक भारत की दृष्टि थी जो पश्चिमी मॉडलों का अनुकरण करने के लिए अपनी पहचान को नहीं फेंकता। तीसरा, पार्टी ने आर्थिक आत्मनिर्भरता या स्वदेशी पर जोर दिया, एक सिद्धांत जिसके लिए मुखर्जी पहले ही उद्योग मंत्री के रूप में लड़ चुके थे। इसने गाय वध पर प्रतिबंध लगाने और एक समान नागरिक संहिता बनाने जैसे विषयों पर भी कड़ा दृष्टिकोण अपनाया, ऐसे विषय जो आज भी इसके उत्तराधिकारी के मंच के केंद्र में है। 1952 में भारत के पहले आम चुनाव में सर्वथा नवीन जनसंघ ने कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक दिग्गज का सामना किया। ये एक कठिन लड़ाई थी। पार्टी लोकसभा में केवल 3 सीटें जीतने में सफल हुई, लेकिन उन सीटों में से एक स्वयं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। यद्यपि उनकी पार्टी छोटी थी, उन्होंने अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। उन्होंने लोकसभा के 32 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों को विभिन्न छोटे दलों से एकत्रित करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी का गठन किया, एक ऐसा गुट जिसमें संसद में विपक्ष के मुख्य स्वर के रूप में काम किया। भारतीय जनसंघ एक पार्टी से बढ़कर था। ये एक दीर्घकालिक वैचारिक आंदोलन का प्रारंभ था, जिसने भारतीय राजनीति में एक वैकल्पिक चिंतन की नींव रखी जो दशकों तक कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देगी। ये पार्टी अंततः भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में विकसित होगी, जो आधुनिक भारत की राजनीतिक दिग्गज है। लेकिन ये सब एक व्यक्ति विश्वास के साथ शुरू हुआ कि भारत को एक और विकल्प की आवश्यकता है। इस नए मंच का निर्माण करने के बाद मुखर्जी ने अब अपना संपूर्ण ध्यान उस एक विषय पर केंद्रित किया जिसे वो मानते थे कि ये भारत के उन विचारों के लिए सबसे बड़ा संकट है, आर्टिकल 370 और कश्मीर का विशेष दर्जा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंतिम संघर्ष के केंद्र में एक ऐसा कानून था जिसे वो भारतीय एकता के हृदय में चुभे एक खंजर के रूप में देखते थे। संविधान का आर्टिकल 370 जब अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर की रियासत भारत में शामिल हुई तो स्थिति अराजक और अद्वितीय थी। राजनीतिक संवेदनशीलताओं को संभालने के लिए और राज्य के नेता शेख अब्दुल्ला के आग्रह पर भारत सरकार जम्मू और कश्मीर को भारत के भीतर एक विशेष स्वायत्त दर्जा देने पर सहमत हुई। आर्टिकल 370 में लिखा गया ये विशेष दर्जा, इसका मतलब था कि जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान, अपना झंडा और अपना प्रधानमंत्री था। महत्वपूर्ण रूप से भारत की संसद द्वारा पारित कानून राज्य पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक
कि राज्य की अपनी सरकार उन्हें मंजूरी ना दे। इसके अलावा एक परमिट सिस्टम बनाया गया जो राज्य के बाहर के किसी भी भारतीय नागरिक को केवल प्रवेश करने के लिए आधिकारिक अनुमति लेने के लिए मजबूर करता था। एक भारतीय नागरिक को अपने ही देश के एक हिस्से में प्रवेश करने के लिए परमिट की आवश्यकता थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था। उन्होंने इसे भारत का बाल्कनीकरण के रूप में देखा, एक खतरनाक व्यवस्था जिसने एक राज्य के भीतर एक राज्य बनाया और अलगाववाद के बीज बोए। जबकि कैबिनेट में उन्होंने इसे एक अस्थायी समाधान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे यह अधिक अस्थायी दिखने लगा, उनका विरोध भयंकर और पूर्ण हो गया। उन्होंने अपने पूरे तर्क को एक नारे में समेट दिया जो उनके आंदोलन का युद्ध घोष बन जाएगा, एक वाक्यांश जो अगले 70 वर्षों तक भारतीय राजनीति में गूंजेगा। एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधानमंत्री और 2 झंडे नहीं हो सकते। इस सरल शक्तिशाली नारे ने एक जटिल कानूनी मुद्दे को एक मूल सिद्धांत में उबाल दिया जिसे हर कोई समझ सकता था। तो वे इसके इतने विरुद्ध क्यों थे? उनके पास कुछ बड़े कारण थे। पहला, उनका मानना था कि यह भारतीय संसद के अधिकार और राष्ट्र की एकता पर सीधा हमला था। देश का एक हिस्सा अलग अलग नियमों से कैसे चलाया जा सकता है, जिसका अपना झंडा फहरा रहा हो, कभी कभी भारतीय तिरंगे के बजाय। दूसरा, उन्होंने इसे भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन माना। परमिट सिस्टम उनके लिए एक बेतुकी बात थी। यह भारतीय नागरिकों के साथ अपने ही देश में विदेशियों जैसा व्यवहार करती थी। तीसरा, उन्हें चिंता थी कि यह कश्मीर में एक अलगाववादी मानसिकता को प्रोत्साहित करेगा। राज्य को यह विशेष दर्जा देकर उन्हें तर्क दिया, भारत मूल रूप से स्वीकार कर रहा था कि कश्मीर अलग था। उनका मानना था कि यह केवल उन लोगों को प्रोत्साहित करेगा जो भारत से पूरी तरह से अलग होना चाहते थे। उन्होंने संसद के अंदर और बाहर बार बार इस मुद्दे को उठाया। 26 जून 1952 को लोकसभा में उनका भाषण बहस की एक उत्कृष्ट कृति थी, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 370 के पीछे के तर्क को तार तार कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोनों को पत्र लिखना शुरू कर दिया, उनके साथ तर्क करने की कोशिश की। फरवरी 1953 में नेहरू को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा कि भारत के साथ कश्मीर का अंतिम एकीकरण में देरी नहीं की जा सकती या उसे लटकाया नहीं जा सकता। नेहरू के जवाब आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विलय की अनूठी स्थिति की ओर इशारा करते थे, तर्क जिन्हें मुखर्जी ने नहीं माना। शेख अब्दुल्ला के साथ उनका वाद विवाद और भी तनावपूर्ण था। उन्होंने अब्दुल्ला की स्वायत्तता की मांग को 3 राष्ट्रीय सिद्धांत के रूप में देखा और भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग एक अर्ध स्वतंत्र कश्मीर बनाने की इच्छा। इस बात से निराश होकर कि वार्तालाप कहीं नहीं जा रहा था, मुखर्जी ने निर्णय किया कि अब बात करना पर्याप्त नहीं है। एक कार्रवाई का समय था। जम्मू प्रजा परिषद, जम्मू में एक स्थानीय पार्टी जो पूर्ण एकीकरण की भी मांग कर रही थी, के साथ काम करते हुए जनसंघ ने एक विशाल सत्याग्रह, अहिंसक विरोध का एक अभियान शुरू किया। लेकिन मुखर्जी जानते थे कि व्यवस्था को वास्तव में चुनौती देने के लिए उन्हें इसका सामना करना होगा। उन्होंने एक भाग्यपूर्ण निर्णय लिया। वे व्यक्तिगत रूप से परमिट सिस्टम का उल्लंघन करेंगे। वो बिना अनुमति के जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करेंगे। एक भारतीय नागरिक के रूप में अपने देश में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के अपने अधिकार का दावा करते हुए। ये शेख अब्दुल्ला की सरकार और नेहरू की नीति दोनों के लिए एक सीधी चुनौती थी। ये एक ऐसी यात्रा थी जिससे वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। 1953 की वसंत ऋतु तनावपूर्ण थी। जम्मू में प्रजा परिषद के विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे और सरकार की कार्रवाई और कठोर होती जा रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने निर्णय किया कि वो केवल दूर से समर्थक नहीं हो सकते, उन्हें जमीन पर होना था, उन लोगों के साथ जो उस कारण के लिए लड़ रहे थे जिस पर वो इतनी गहराई से विश्वास करते थे। उन्होंने घोषणा की कि वो बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे, जो सविनय अवज्ञा का एक सार्वजनिक कार्य था। प्रधानमंत्री नेहरू चिंतित थे। उन्होंने मुखर्जी को इससे रोकने की कोशिश की, उन्हें चेतावनी दी कि क्या हो सकता है, लेकिन मुखर्जी का मन बन चुका था। उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होने का नैतिक कर्तव्य महसूस किया जिन्हें बंदी बनाया जा रहा था। 8 मई 1953 को उन्होंने अपने सहयोगियों अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक और एक पत्रकार के साथ दिल्ली से ट्रेन से यात्रा शुरू की। यात्रा अपने आप में देखने लायक थी। हर स्टेशन पर उन्हें विदा करने और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए भारी भीड़ जमा हो जाती थी। यह स्पष्ट था कि उनका मुद्दा जनता के साथ जुड़ रहा था। मूल योजना, ऐसा लगता था, ये थी कि पंजाब पुलिस उन्हें जम्मू कश्मीर की सीमा तक पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लेगी।
लेकिन एक अजीब और कई लोगों का मानना है कि संदिग्ध घटनाक्रम में वो योजना बदल गई। जब उनकी ट्रेन पंजाब के आखिरी बड़े स्टेशन पठानकोट पहुंची तो गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुखर्जी से कहा कि सरकार ने उन्हें जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ने देने का फैसला किया है। पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी और उस निर्णय ने दशकों से सवाल उठाए हैं। नेहरू सरकार, जो उनके विरोध के इतने विरुद्ध थी, अचानक उन्हें उस एक राज्य में क्यों जाने देगी जहां भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने देकर उन्हें पूरी तरह से शेख अब्दुल्ला के प्रशासन की दया पर रखा जाएगा, जो भारत में कहीं और मिलने जुलने वाली कानूनी सुरक्षा से बहुत दूर था। बेफिक्र या शायद अपने भाग्य के आगे झुककर मुखर्जी आगे बढ़े। 11 मई 1953 की सुबह उन्होंने और उनके साथियों ने जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में रावी नदी पर बने पुल को पार किया। जिस क्षण उनकी जीप दूसरी तरफ पहुंची, उसे रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी इंतजार कर रही थी। पुलिस प्रमुख ने उन्हें राज्य के पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी का वारंट थमाया। उनका अपराध बिना परमिट के राज्य में प्रवेश करना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संसद के एक मौजूदा सदस्य, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संस्थापक अब जम्मू कश्मीर सरकार के कैदी थे। उनके मित्रों को उनसे अलग कर दिया गया और वापस भेज दिया गया और उन्हें अकेले ले जाया गया, पहले श्रीनगर की सेंट्रल जेल में और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें जेल की कोठरी में नहीं रखा गया, बल्कि शहर के किनारे निशात बाग के पास एक छोटे अलग थलग और कथित तौर पर जर्जर बंगले में हिरासत में रखा गया। ये एक अकेला कारावास था। कोई फोन नहीं था, बाहरी दुनिया से उनका संपर्क लगभग पूरी तरह से कट गया था। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 40 दिन बिताए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कैद के 40 दिन रहस्य, संदेह और परेशान करने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला में लिपटे हुए हैं, जिन्होंने 70 से अधिक वर्षों से षड्यंत्र के सिद्धांतों को हवा दी है। उन्हें एक उदास झोपड़ी में रखा गया था, दुनिया से कटा हुआ, और उनकी हिरासत की कठोर परिस्थितियों में उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। 19-20 जून की रात को मुखर्जी के स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट आई। उन्होंने तेज बुखार और पीठ में तेज दर्द की शिकायत की। उन्हें ड्राई प्लूरेसी का निदान किया गया, जो फेफड़ों की परत की सूजन है, जिससे वो पहले भी पीड़ित हो चुके थे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अली मोहम्मद ने एक उपचार निर्धारित किया, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक इंजेक्शन शामिल था, और यहीं पर पहला बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। मुखर्जी ने तुरंत डॉक्टर को बताया कि उनके अपने पारिवारिक चिकित्सक ने उन्हें कभी भी स्ट्रेप्टोमाइसिन न लेने की चेतावनी दी थी, क्योंकि उनका शरीर इस पर बुरी तरह प्रतिक्रिया करता था। लेकिन डॉक्टर अली मोहम्मद ने जाहिर तौर पर इस चिंता को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि दवा के बारे में नई जानकारी उपलब्ध है, और उन्हें आश्वासन दिया ये सुरक्षित है। एक कैदी के रूप में जिसके पास कोई और विकल्प नहीं था, मुखर्जी को डॉक्टर पर भरोसा करना पड़ा। अगले 2 दिनों में उनकी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर 22 जून की रात को ये एक संकट बन गया। उन्होंने अपने हृदय के आसपास तेज दर्द महसूस किया, बहुत पसीना आने लगा और ऐसा महसूस हुआ कि वो बेहोश होने वाले हैं। तभी उन्होंने कुछ किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में ले जाने का निर्णय लिया गया। उन्हें 23 जून की तड़के भर्ती कराया गया। निदान दिल का दौरा था। दुखद रूप से कुछ ही घंटों बाद 23 जून 1953 को लगभग 2:25 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मृत घोषित कर दिया गया। आधिकारिक कारण दिल का दौरा बताया गया। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी, लेकिन उनके परिवार और उनके करीबियों के लिए दुख जल्दी संदेह और गुस्से में बदल गया। कई गहरे परेशान करने वाले सवाल सामने आने लगे, ऐसे सवाल जिनका जवाब कश्मीर और दिल्ली दोनों की सरकारें देने को तैयार नहीं लग रही थी। ज्ञात स्वास्थ्य समस्याओं वाले एक हाई प्रोफाइल कैदी को उचित चिकित्सा सुविधाओं के बिना एक दुरुस्त बंगले में क्यों रखा गया? एक दवा एलर्जी के बारे में उनकी विशिष्ट चेतावनी को क्यों नजरअंदाज किया गया? जब उन्हें स्पष्ट रूप से दिल का दौरा पड़ा तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में देरी क्यों की गई? सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि उनके परिवार को कभी नहीं बताया गया कि वो कितने बीमार थे। उन्हें उनकी मृत्यु के बारे में तभी पता चला जब ये हो चुका था। उनकी मां जोगमाया देवी तबाह हो गई थी। उनका दुख न्याय के लिए एक मां की भयंकर मांग में बदल गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को कई दिल दहला देने वाले पत्र लिखे। एक में उन्होंने लिखा, मेरा बेटा हिरासत में मर गया, बिना मुकदमे की हिरासत में। आप उसके लिए अपने स्नेह की बात करते हैं, लेकिन आपने उसके कीमती जीवन को बचाने के लिए क्या किया? मैं एक निष्पक्ष जांच की मांग करती हूं
क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे बेटे की मौत प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई। नेहरू की प्रतिक्रिया किसी भी औपचारिक जांच की आवश्यकता को खारिज करने की थी। उन्होंने दावा किया, उन्होंने स्वयं इस पर गौर किया था और इस बात से संतुष्ट थे कि मौत के पीछे कोई रहस्य नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला अकेले जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी थी। ये वही सरकार थी जिसने उन्हें गिरफ्तार किया था और जिसके डॉक्टरों ने उनका इलाज किया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक जांच की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, लेकिन इसे केवल अनुरोध करने तक सीमित कर दिया गया। एक अनुरोध जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। एक स्वतंत्र जांच शुरू करने से यह इनकार, जिसकी अध्यक्षता एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा की जानी थी, जैसा कि उनके परिवार ने मांग की थी, षड्यंत्र के आरोपों का मूल बन गया। ये टाल मटोल क्यों? क्या सरकार सिर्फ शेख अब्दुल्ला के प्रशासन के साथ एक राजनीतिक गड़बड़ी से बचने की कोशिश कर रही थी, या छिपाने के लिए और भी कुछ था? दशकों बाद अटल बिहारी वाजपेयी, जो मुखर्जी के युवा सहयोगी थे और उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्हें देखने वाले अंतिम लोगों में से एक थे, सार्वजनिक रूप से दावा करेंगे कि उनकी मृत्यु नेहरू की केंद्र सरकार और शेख अब्दुल्ला की राज्य सरकार के बीच एक साजिश थी। सिद्धांत यह है कि मुखर्जी को जानबूझकर कश्मीर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, जहां भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं था, ताकि उन्हें केंद्र सरकार के लिए कानूनी या राजनीतिक प्रतिक्रिया के बिना चुप कराया जा सके। चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु सरकारी उदासीनता से बदतर हुई, दुखद चिकित्सा लापरवाही का मामला हो, या एक जानबूझकर राजनीतिक साजिश का परिणाम, हम शायद कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक उचित जांच कराने से इनकार ने भारत के इतिहास पर एक अस्थायी दाग छोड़ दिया है और ये गारंटी दी है कि उनकी मृत्यु हमेशा एक गहरा और परेशान करने वाला रहस्य बनी रहेगी। अभिरक्षा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु उनकी कहानी का अंत नहीं थी, कई मायनों में यह शुरुआत थी। उनके बलिदान ने उस आग को नहीं बुझाया जिसे उन्हें शुरू किया था, इसने इसे एक राजनीतिक नरक में बदल दिया। उनकी मृत्यु कश्मीर के भारत के साथ पूर्ण और अंतिम एकीकरण के कारण के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। तुरंत उनकी मृत्यु का सीधा प्रभाव पड़ा। भारी जन आक्रोश का सामना करते हुए नेहरू सरकार को घृणित परमिट सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये एक आंशिक जीत थी जो उच्चतम संभव मूल्य पर जीती गई थी, लेकिन उनकी दीर्घकालिक विरासत बहुत बड़ी थी। ये संस्थागत और वैचारिक दोनों है। भारतीय जनसंघ, जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की, उनके बलिदान की आग से आकार ली थी। उनकी मृत्यु ने नई पार्टी को एक शहीद और संघर्ष की एक संस्थापक कहानी दी, जो इसे दशकों तक परिभाषित करेगी। जनसंघ के माध्यम से और बाद में इसके उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के माध्यम से मुखर्जी के मूल विचारों को आगे बढ़ाया गया। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान का उनका आह्वान अगले 70 वर्षों तक पार्टी के मंच का एक केंद्रीय गैर पराक्रम्य हिस्सा बन गया। यह उनके मतदाताओं के लिए एक निरंतर वादा और उनके संस्थापक को एक श्रद्धांजलि थी। उनके लिए आर्टिकल 370 से छुटकारा पाना केवल एक नीतिगत लक्ष्य नहीं था, यह मुखर्जी के अधूरे मिशन की पूर्ति थी। और फिर 5 अगस्त 2019 को यह हुआ। बीजेपी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने का बड़ा कदम उठाया। अलग संविधान और अलग झंडा चला गया। राज्य को पूरी तरह से भारतीय संघ में लाया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। इस कदम के समर्थकों के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत थी। 66 साल लंबे संघर्ष का अंत, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर की अंतिम यात्रा के साथ शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी नेताओं ने सीधे तौर पर इस फैसले को मुखर्जी को समर्पित किया। इसे उनके सपने का साकार होना बताया। उन्होंने तर्क दिया कि वो सही साबित हुए थे, कि आर्टिकल 370 की विभाजनकारी प्रकृति के बारे में उनकी दूरदर्शिता सही थी और उनके बलिदान का अंततः फल मिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत फिर एक जटिल है। उन्हें एक शानदार शिक्षाविद, एक सैद्धांतिक राजनेता, पश्चिम बंगाल को भारत के लिए सुरक्षित करने वाले व्यक्ति और एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है जो एक दिन देश में सबसे प्रमुख शक्ति बन जाएगा। लेकिन सबसे ऊपर उन्हें उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जो इस विश्वास के लिए लड़ते हुए मर गया कि भारत एक था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आर्टिकल 370 के अंत ने यह सुनिश्चित किया कि उनका नाम और उनका अंतिम
घातक संघर्ष हमेशा के लिए आधुनिक भारत के नक्शे से जुड़ गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन भारत के इतिहास में एक शक्तिशाली और बेचैन करने वाला अध्याय है। ये एक शानदार दिमाग और अटूट सिद्धांतों वाले एक व्यक्ति की कहानी है जो एकजुट भारत के अपने विचार के लिए पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने को तैयार था। वो आम सहमति के युग में असहमति का स्वर थे। एक ऐसा व्यक्ति जो मानता था कि वास्तविक राष्ट्रीय एकता के लिए विशेष व्यवहार की नहीं बल्कि सभी नागरिकों और सभी राज्यों के लिए समान कानूनों की आवश्यकता होती है। उनकी मृत्यु एक परेशान करने वाला रहस्य बनी हुई है जो अनुत्तरित प्रश्नों का एक काला बादल है, लेकिन उनकी विरासत स्पष्ट है। ये उस राजनीतिक दल में जीवित है जिसकी उन्होंने स्थापना की थी और राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर उस महान बहस में जो आज भी भारत को आकार दे रही है। श्रीनगर के एक अकेले बंगले में उनकी एकाकी मृत्यु के 70 से अधिक वर्षों के बाद उनके नारे को राष्ट्रीय नीति में बदल दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। उनकी कहानी हमें कुछ कठिन सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या वो एक दूरदर्शी थे जिन्होंने अलगाववाद के खतरों को किसी और से बहुत पहले देख लिया था, या एक कठोर सिद्धांतवादी जो एक संवेदनशील मुद्दे की जटिलताओं को समझ नहीं सका? क्या उनकी मृत्यु एक दुखद दुर्घटना थी या यह सत्ता को चुनौती देने का अंतिम मूल्य था? उनके बलिदान ने एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत की जो पीढ़ियों तक चला, जिससे 2019 की ऐतिहासिक घटनाएं हुई। एक भारत के लिए लड़ते हुए प्राण देने वाला उस व्यक्ति की सच्ची विरासत क्या है? हमें कमेंट्स में अपने विचार बताएं, और अगर आपको ये कहानी उतनी ही दिलचस्प लगी जितनी हमें लगी तो कृपया इतिहास के भूले हुए अध्यायों में और अधिक गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।